हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे यहाँ जो है आपका 10th क्लास चल रही है हमारी। भारत और विश्व, भारत और समकालीन विश्व सेकंड की बुक की बात कर रहे हैं और उसी में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 आपका देख रहे थे। इसी चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, इसी में हम लोगों ने आपका इन सब चीज़ों को आपका गौर करके अच्छे से एक एक करके हमने इन सबको आपका देख लिया। ये सब मार्ग से जुड़ी हुई जितनी दुनिया है, एक टॉपिक ये देखा कैसे आलू स्फीति ने लोगों के जीवन में बदलाव किया, उसके विषय में हमने पढ़ा। दूसरा हमने इसके अंतर्गत देखा कि विजय और व्यापारी व्यापार क्या थे, इन्होंने हमने इसके विषय में आपका देख लिया। ठीक है ना? और क्लियर है, इतना हम लोगों ने देखा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए आप। अब ये पढ़ने के बाद हमने देखा कि दास कैसे बिकते थे। आज हम बेसिकली इसी में सेकंड सब यूनिट को शुरू करेंगे। कल मैंने थोड़ा सा रोक दिया था कि नया टॉपिक शुरू होगा तो कल फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बीच में से इसलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी है, यानी कि 1815 का दौर से शुरू होकर 1914 लगभग 99 यानी कि 100 साल को बीचे का जो समय है हम लोग उसको देख रहे हैं। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलाव कारकों ने पूरे समाज की काया पलट कर दी थी, यानी कि हर क्षेत्र में बदलाव था। ये 19वीं सदी हर लोगों को बदल रही थी, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपका राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे तकनीकी हो। इन्होंने हर चीज की आपका काया पलट कर दी। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमन को 3 तरह की गतिविधियां आपका प्रभाव का उल्लेख किया। इसमें पहला प्रभाव था व्यापार का, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तु जैसे कपड़ा और गेहूं आदि व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा था श्रम का। इसमें लोग काम रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा प्रभाव होता है अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करने के लिए किया जाता था। ये 3 तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इन कारकों के मौजूदा संबंध टूट भी जाते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाती थी। फिर भी हम 3 प्रभाव का एक साथ अध्ययन करेंगे तो हमें 19वीं शताब्दी के विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कैसे करेंगे? हम विश्व अर्थव्यवस्थाओं को और बहुत सारी तरह को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक, ओन लो इसमें मैंने आपको बताया था। ठीक, उदय मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा सा अगर आप इसको देखोगे, चलो यहाँ शुरू करते हैं बाप की तकनीकी भूमिका से। देखिए, तकनीकी भूमिका, अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या उस तकनीकी का जो बदलाव है वो केवल एक ही क्षेत्र विशेष में देखने के लिए मिलता है, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्र में उसका विकास हम लोगों को दिख जाता है और बड़ा महसूस होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? बताइए। क्या उसका बदलाव बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ चीजों पर ही रहता है? तो इस घटना में तकनीकी की भूमिका क्या रहेगी? टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है, भूमिका है, या किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना रोल निभाएगी, वो क्या रहेगी हमको देखना। भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चारों तरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम हो सकती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिकरण, यातायात, परिवहन संसाधनों में भारी सुधार किया जाएगा।
तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों को भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया, जिसमें भारत भी उत्पादों को खेत को दूर दूर बाजारों तक कम लागत और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता था। अब देखिए चीजें बदल रही हैं, तकनीकी आई तो अक्सर चारों तरफा सामाजिक चीजों में इसका बदलाव हुआ, औपनिवेशिकरण हुआ, संसाधनों में भारी भरकम चीजें हमको देखी गई, इनमें बदलाव किया गया, ठीक, आकार बढ़ा, खेतों की चीजें आई, ठीक, और ये सारी चीजें हमको यहाँ दिखाई देने लगी, ठीक है। मांस उत्पादकों को इस प्रक्रिया में अच्छा अंदाजा मिला। खैर जो नई तकनीकी आई उससे मांस के जो लोग थे उनको बड़ी हेल्प मिली। खैर कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। क्या नहीं होता था? अमेरिका से यूरोप तक जो मांस का निर्यात है वो आपका नहीं होता था, केवल उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे लंबे समय सफर में मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था, वे खाने लायक नहीं रह जाते थे। इस वजह से मांस खाने एक महंगा सौदा था। यूरोप के गरीबों के पास गरीबों की पहुंच के बाहर था। दूसरी तरफ कीमतें के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन कम था। नई तकनीकी आने की स्थिति बदल गई। कैसे हुई? जब नई तकनीकी आई तो ये सबसे पहले चीजें बदल गई। पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित की गई, जिसमें जल्दी खराब होने वाली चीजें लंबी यात्रा पर आसानी से ले जा सकते थे। बस यही वो समय था जब रेफ्रिजरेशन यानी कि रेफ्रिजरेंट यानी कि चीजों को प्रिजर्व करने का जब टाइम मिल गया, तो मान लीजिए कि इतना फायदा हो गया कि अब बहुत लंबे समय तक किसी चीज को हम लोग आपका प्रिजर्व जो है आपका कर सकते हैं। और लंबे समय तक अगर हम चीजों का प्रिजर्व कर रहे हैं तो यकीन मानिए अब हम बहुत लंबे दूरी तक अपनी चीजों को, अपनी मीट को, मांस को, जो हमको ले जाना है, हम उसको कैरी कर सकते हैं। इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मार जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन जगह जानवरों की बजाय उनके मांस ही यूरोप भेजा जाता था। इसमें न केवल समुद्री यात्रा से आने वाले खर्चे को कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। क्या हो गया? जो यूरोप में मांस के दाम थे बहुत महंगे थे, गरीब की पहुंच से दूर था, उनको भी आसानी से मिलने लगा। ठीक, यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी और पहले से ही सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांस यानी कि मक्खन और अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति में सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देश में सामाजिक मंसूबे का समर्थन जो है वो भी आपका मिलने लगा, यानी कि दूसरा समर्थन जो है वो भी इनके तरफ आ रहा था। ठीक, 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद के आखिर दशकों तक बढ़ गया, बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते बाजार में ही संपन्नता का दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया में स्याहे पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। व्यापार में इजाफे और विश्व व्यापार के साथ निकटता में एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भाग में स्वतंत्र और आजीविका छिन जाने लगी। 19वीं शताब्दी के आखिर दशकों में यूरोप की विजय में बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए। कैसे आ गए? बहुत सारे ऐसे परिवर्तन थे जो हम लोगों को इस समय आपका देखने के लिए मिलने लगे थे। आर्थिक, सामाजिक और परिस्थिति परिवर्तन आए और औपनिवेशिक सामाजिकों को विश्व अर्थव्यवस्था में आपका सहमति कर दिया और बदलाव और सहमति हमको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए और आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल
सीधी लकीर जैसी हैं, मानो कि उनको फुट यानी कि इंच स्केल रखकर खींचा गया है। दुर्भाग्यवश यही भी हुआ था, और कह रहे यही हुआ है कि आप देखेंगे बिल्कुल सीधा खींचा गया। ये देख रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे ये कोना बनाकर ये बिल्कुल सीधा खींचा गया है। तो सागर है, नेचुरल आ जाएगी। इस तरीके से खींचा गया है, देख रहे हो, ठीक है ना। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश करने लगे प्रतिद्वंदी। यूरोप की ताकतों ने अपने इलाकों को बांटने के लिए प्राय तरीकों का सहारा लिया। 1885 में यूरोप ने ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक आयोजित की। इसमें अफ्रीका के नक्शे में इसी तरह की लकीर खींचकर उसमें आपस में बांट दिया जाता था, कि आपस में ये लोग बांट लिया करते थे कि इस देश का कब्जा इसमें रहेगा और इसका उसमें रहेगा। लेकिन औपनिवेश बात तो बाद में पनपा, लेकिन वहां से पहले जो मांस का प्रोडक्शन हो रहा था वो कैसे था, देखिए कितनी बड़े लेवल पर जानवरों की बिक्री फरोख्त हो रही है। कह रहे हैं कि आप देखिए लंदन के मेले, हाँ मेलों में किसान अपने पालतू जानवरों को खरीद फरोख्त की जाती थी। और स्मिथ में, हाँ लंदन में पुराना पशुओं का बाजार है, फिर उसी को आपका वहां बेचा जाता था। और फिर देखिए कैसे आपका इन सब की पैकिंग की जाती थी। फिर ठीक, तो इन सबको आपका यूरोप की मंडियों में बेचने के लिए भेजते थे। एक बार देख लीजिए रेफ्रिजरेटर आने से कैसे उनके जीवन में बदलाव हुआ, क्या क्या चीजें बदल गई, आप इसको बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ये है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, और इसको हम कुछ भाषाओं में पिछड़ा महाद्वीप, अंध महाद्वीप और अविकसित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, और इस तरीके से फिर ये आगे मिल जाएगा आपका एशिया तक टकरा जाएगा, ठीक है। आपने बहुत बार मोरक्को का नाम सुना है। इब्न बतूता जो भारत आए थे वो एक मोरक्को से थे, तो मोरक्को का हिस्ट्री से देखिए, क्लियर है। और जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है वो बेसिकली ये वाली है, लेकिन इस पूरे कॉन्टिनेंटल को हम लोग अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि लोगों ने कैसे कब्जे की कोशिश की, क्या स्थिति रही। कह रहे 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी मात्रा में वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ परिस्थितियों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में औपनिवेशिक ताकत बन गए। आइए देखते हैं कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था में रोजी रोटी का संसाधन पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग आपका देखते हैं। तो मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली द्वारा एक न्यूज दिखाई गई है। कह रहे हैं कि मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड में देखिए एक जो है एक न्यूज़पेपर निकलता था, न्यूयॉर्क हेराल्ड। उन्होंने कई साल तक अफ्रीका गए, विंसेंट नामक मिशनरी की खोज करने को भेजा। उन्होंने जमाने में यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियार लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारी योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया। स्थानीय कबीलों को जो आपका लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अफ्रीका का भूदृश्य की पड़ताल और विभिन्न नक्शे बनाए, बाद में खोज की, कुछ अन्वेषण किए और अफ्रीका की जीत में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने सामान्य इच्छा की प्रवृत्ति नहीं थी, उनका साम्राज्यवादी योजना का सीधा होता था। उनकी कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम लोग चेक करें देखें क्या था। उनका सिंपल एक ही असूल था कि हमको पता चल जाए कि यहाँ कितना कुछ है, कैसे हम यहाँ नीति कर सकते हैं, ज्योग्राफी कंडीशन क्या है, कैसे यहाँ शिकार हो सकता है, कितनी चीजों का हम लोग लाभ उठा सकते हैं। वो लोग पहले एक पूरा सर्वे करते थे और उसी सर्वे के अनुसार हम लोग इन सब चीजों को आपका देखा करते थे, ठीक है। रंडरपेस्ट यानी कि मवेशी प्लेग, एक समय था जब ये बीमारी फैली
कितनी बड़ी मात्रा में बीमारी फैली होगी, आप इसका अंदाजा जब आप पढ़ेंगे अभी तो आप इस पर लगा सकते हैं कि कितनी घातक रही होगी अपने जमाने में। ठीक, तो रेंडर पेस्ट के बारे में चलिए, कोई बच्चा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा। सबसे पहले आपने ये वाली इमेज देख ली, किस तरह से घोड़े को वो आपको दौड़ाते हुए ले जा रहे हैं। चलिए, अफ्रीका में 1890 के दशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैलने लगी। मवेशी प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाज में यूरोपीय साम्राज्यवादी की ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़ा। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमले और विजय के इस युग में दुर्घटनावश फैलाव में आपका मवेशियों की कई बीमारियों ने हजार लोगों के जीवन और भाग्य को बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंध की नई शक्ल ढाल दी। नई जो शक्ल है वो आपका ढाल दी। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई सीमा नहीं थी, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीका की जिंदगी व कामकाज जमीन, पालतू पशु के सहारे ही चल रहा था। वहां के पैसे या वेतन के काम चलाने का चलन नहीं था। 19वीं शताब्दी के आखिर में अफ्रीका ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिनमें वेतन के पैसे से खरीदा जा सके। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी कोई सीमा नहीं थी, तो शायद आप यह भी नहीं समझ पाते कि वेतन के लिए काम करना क्या जरूरी है। कह रहे हैं कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकत अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखरेख इस महाद्वीप की ओर आकर्षित की गई। यूरोपीय लोग अफ्रीका के बागानों में खेती करने लगे, खदानों का दोहन करने लगे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। क्या था? यूरोप भेजा जा सके। लेकिन यह कोई समस्या पेश की गई। उन्हें उम्मीद की गई कि वह लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लगा दिए, इनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता है। काश्तकारों की जमीन से हटने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। क्या किया गया? जमीन से हटने के लिए उत्तराधिकार के जो कानून हैं वो भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। किसे मिलेगी? केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति दी जाएगी। इस कानून के जरिए परिवार में काफी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मी को बाड़ों में बंद कर दिया गया, खुलेआम घूमने लगे, पाबंदियां लगा दी गईं। तब भी रेंडर पेस्ट नामक पशु बीमारी का रोग फैल गया। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला करते हुए इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों को जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशिया से आने वाले जानवरों से ही जारी थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से अफ्रीका में दाखिल होने वाली बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी थी। 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तक जाती पहुंची। 5 साल बाद केवल केप यानी कि अफ्रीका में की धुरी के कुछ पहुंच गई और आपका रेंडर पेस्ट अपने रास्तों में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए। अब
अपनी सत्ता को और मजबूत करने, अफ्रीका को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए बागान मालिक, खदान मालिक और औपनिवेशिक सरकार बचे खुचे पशुओं को अपने कब्जे में ले लिया। बचे खुचे पशुओं के संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेश में अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। जब लोगों के पास पैसा नहीं था, जानवर बन गए, तो लोग खाएंगे क्या, किस तरह से जीवन गुजर करेंगे, तो मजबूरन होकर आपका अंग्रेजों के साथ मजबूरी में उनके गुलाम बनना पड़ा। और यही गुलामी थी कि जो यूरोपियन लोग थे उनके लिए लाभ कर गई, और अफ्रीका के लिए उनकी हालत और से और बदतर बनाने के लिए, उनको श्रमिक मजदूर बनाने के लिए, श्रम बाजार में ढकेलने के लिए एक बहुत बड़ा कारक बन गई। तो कभी कभी हमको नेचर भी हमको पनिश करती है, नेचर भी उस दल में हमको धकेल देती है जहां शायद हम कभी जाने का प्रयास ना करते, फिर भी हम जबरदस्ती पहुंच जाते हैं। 19वीं सदी में दुनिया के अन्य भागों में पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिमाण में ऐसी ही है कहानियां देखी जा सकती हैं। बहुत सारी कहानी है जिनको हम लोग आपका देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, कि भारत से भी श्रमिक गए हैं, लेकिन एक बार आप पहले अफ्रीका को देख लीजिए। यहाँ श्रमिक कैसे जा रहे हैं, कैसे आप इनको देख सकते हैं, कैसे भर्ती कराकर काम किया जा रहा है। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, भारत से अनुबंधित, इनको हम क्या कहें, गिरमिटिया कहा गया। श्रमिकों को ले जाना 19वीं शताब्दी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों की वृद्धि, कुछ समय लोगों की आय वृद्धि और दूसरों के हिसाब से गरीबी, कुछ क्षेत्र में तकनीकी प्रगति, उम्मीदों के तकनीक के रूप में इजाफा किया गया। ठीक, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूर बागान, खदानों, सड़कों और रेलवे निर्माण परियोजनाओं के काम में दूसरों के देश में चले जाने लगे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंधित एग्रीमेंट ले जाते थे, और इन अनुबंधों को दर्शाते थे कि मजदूर अपने मालिक बागानों में 5 साल तक काम करने के लिए स्वदेश लौट सकते हैं। यानी क्या कहा गया कि आप चलिए हमारे साथ काम करने, 5 साल तक आप काम करेंगे, उसके बाद हम आपको आपके देश लौटा देंगे। ऐसा ये लोग इनसे अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट करते थे। ठीक है, क्या करते थे इनके साथ, ऐसा एग्रीमेंट करते थे कि 5 साल के बाद वापसी हो जाए। अब देखिए, भारत में ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से ज्यादातर आते थे। इनको तो ज्यादा कहाँ ले जाया गया, श्रीलंका। इसलिए वहां क्या नाम मिलता है, महिला जयवर्धने। क्लियर हो गया। आप ऐसे ही अफ्रीका चले जाइए, वहां भी दिखाई देगा। 19वीं शताब्दी के मध्य इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। जो कुटीर बाग इंडस्ट्री थी, जो लोग अपने हाथ से कुछ बनाते थे, वो खत्म हो गए थे। जमीन का भाड़ा यानी कि किराया बढ़ गया था। खदान और बागान के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। परिवर्तनों से गरीबों के जीवन में गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन ले जाने लगे। वे भाड़ा भाड़ा नहीं चुका पाते थे, तो उन पर कर्जा आपका चढ़ने लगा। काम की तलाश में अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों का मुख्य रूप कैरेबियन द्वीप समूह, त्रिनाद, गुयाना, सुरिनाम, मॉरिशस, फिजी उनको ले जाया गया। आप देखिए, मॉरिशस को मिनी इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी इंडिया। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग मॉरिशस की लोकेशन ढूंढिए। तमिल अप्रवासी सिलोन यानी कि श्रीलंका, मलाया में जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम में चाय बागान में काम करने के लिए ले जाया जाता था। कहाँ थे, वहीं पर इनको ले जाया जाता था। ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से ये कोकोआ के काम कर रहे हैं, या किसान आपको दिखाई देंगे।
ग्रीन निदान है। चलिए, तो किसान जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है इसको हम लोग यहीं रखते हैं। कल यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप कोकोआ में काम करते हुए मजदूरों को देख सकते हैं कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे अफ्रीका में लोगों को शिफ्टिंग किया गया। यही दौर है जब भारतीय या अन्य किसी यूरोपियन को, जो यूरोपियन लोग थे, उन लोगों ने कैसे भारत और के अन्य देशों से ले जाकर अफ्रीका और देशों में बागानों में काम करवाया। तो ये आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।